सीएम धामी ने ली सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाए योजनाएं। हरिद्वार से निकली कांवड़ यात्रा का ऋषिकेश में समापन, वीरभद्र महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर यात्रा का किया गया समापन। मुझे भी जन्म लेने का अधिकार का संकल्प लेकर मंत्री आर्या ने निकाली यात्रा। काशीपुर के युवक ने रचा इतिहास, संस्कृत भाषा में लिखा रैप, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ युवक का नाम दर्ज। और रामनगर में नहीं थम रहा गुलदार का आतंक, आबादी क्षेत्रों में घुसकर बना रहा मवेशियों को निशाना, दहशत में ग्रामीण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अब हर 15 दिन में विभागों की समीक्षा होगी। एक एक विभाग की मुख्यमंत्री धामी समीक्षा करेंगे। केंद्र की प्रमुख योजनाओं को तवज्जो दिया जाएगा। 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर सरकार की नजर रहेगी। केंद्र शासित योजनाओं की भी सीएम समीक्षा करेंगे और 3 और 10 साल का रोड मैप इसको लेकर तैयार किया जाएगा। हर महत्वपूर्ण विभाग ये रोड मैप बनाएगा। तो केंद्र शासित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे केंद्र शासित योजनाओं की। चलिए, तो अब केंद्र की प्रमुख योजनाओं को तवज्जो दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक एक विभाग की मुख्यमंत्री धामी समीक्षा करेंगे और हर 15 दिन में विभागों की समीक्षा की जाएगी। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, अब हर 15 दिनों में हर विभाग की समीक्षा की जाएगी और उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी निर्देश दिए हैं। अब हर जो तवज्जो है वो केंद्र की प्रमुख योजनाओं को दिया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली प्रवास पर मुख्यमंत्री थे अपने 3 दिवसीय दौरे पर, उस दौरान जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो एनडीए समर्थित जो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं अन्य अनेक राज्यों में, उन तमाम लोगों की बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ली थी और माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ली थी। और साफ तौर पर जो विकास के एजेंडे हैं उनको लेकर यहाँ पर कई मानक यहाँ पर तय किए गए हैं। उसी एवज में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो 13 जो प्रमुख योजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं प्रदेश में, खासतौर पर जो केंद्र शासित हैं या फिर जिन पर केंद्र की सीधा नजर रहती है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेकर बहुत ही संजीदा इस वक्त प्रधानमंत्री भी नजर आए, उनको लेकर मुख्यमंत्री भी संजीदा नजर आए। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर 15 दिनों में उन तमाम विभागों की समीक्षा वो खुद करेंगे जिन विभागों के अंतर्गत ये योजनाएं आती हैं और जिनका सीधा यहाँ पर जो सामंजस्य है वो केंद्र से है। तो ये वो 15 दिन होंगे। हर 15 दिन में अगर समीक्षा होती है तो जाहिर सी बात है कि विकास के पहिए की बात जो सरकार कर रही है, विकास का पहिया आगे बढ़ पाएगा। और जो केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं, केंद्र शासित जो योजनाएं इस वक्त प्रदेश में चल रही है, उन योजनाओं को एक रफ्तार मिल पाएगी। उसके साथ ही जिस तरीके से अगर बात करें हिमांशा, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो योजना है, योजनाओं को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार भी कर रही है और खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं। और अब जिस तरीके से हर विभाग को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी मुख्यमंत्री को, समीक्षा मुख्यमंत्री उसकी करेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लगता है कि सरकार अपने संकल्प और सरकार विकास को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र योजनाएं चलाती है और हर राज्य में योजनाएं लागू भी की जाती है, लेकिन योजनाओं के जो हितग्राही होते हैं उन्हें ये योजना का लाभ कई बार नहीं मिल पाता है, उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण विभागों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा सकती है कि जो हितग्राही हैं, सभी हितग्राहियों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचे और उनका लाभ यहाँ पर हितग्राही ले सके।
देखिए, जाहिर तौर पर यह कोशिश होती है किसी भी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, क्योंकि योजनाएं हमेशा लोगों के लिए ही बनती हैं और लोगों तक अगर वो योजनाएं नहीं पहुंची तो जाहिर तौर पर यह माना जाता है कि योजनाएं सफल नहीं है। हालांकि सरकार की कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे लाभान्वित हों और इस वक्त जो सरकार है, सरकार के आगे इस वक्त दो बड़ी चुनौतियां हैं हिमांशा, कि एक तो जो लोगों की बात आपने की, जाहिर तौर पर जिन लोगों को लाभान्वित इन योजनाओं से होना है, एक तो लाभ उन लोगों तक पहुंच सके और दूसरी बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि वित्त को लेकर किस तरीके से वित्त का यहां पर इंतजाम होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और खासतौर पर मुख्यमंत्री के लिए। और इसी एवज में वो दिल्ली गए, कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की है और राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं भी की हैं, खुद प्रधानमंत्री से भी वो मिले हैं। तो जाहिर तौर पर एक संदेश यहां पर जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इनको दिया गया है कि वित्त की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको भी साफ तौर पर यह कहा है कि उनके द्वारा भी समय समय पर रिपोर्ट तलब की जाए विभागों की कि वित्त की कमी कहीं हो तो नहीं रही है, अगर होती है तो उसके लिए एक ऐसी यहां पर टीम गठित की जाए या फिर ऐसी यहां पर नीति यहां पर बने ताकि वित्त को तरीके से यहां पर खर्च किया जाए। क्योंकि ये हमने देखा है, अक्सर ये देखा भी जाता है कि कई जो योजनाएं होती हैं, जब बजट यहां पर पारित होता है तो कई विभागों में बजट खर्च नहीं हो पाता, कई योजनाओं में बजट खर्च नहीं हो पाता, कई केंद्रीय पोषित योजनाएं हैं जिनका बजट सीधा केंद्र से आता है या वर्ल्ड बैंक से आता है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है। तो जब ये बजट खर्च नहीं हो पाता तो ये बजट लैप्स की श्रेणी में चला जाता है और बजट वापस चला जाता है। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो भी बजट निर्धारित किया गया है उस बजट को पूरा खर्च किया जाए ताकि जो विकास की जो हम बात कर रहे हैं मीमांसा, वो विकास पूरा हो सके, विकास का जो पहिया है वो लगातार चलता रहे। और यही कोशिश सरकार की भी है और यही कोशिश वो अपेक्षा करते हैं मुख्यमंत्री कि ये विभागीय जो अधिकारी हैं, विभागीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यही कोशिश करें। बिल्कुल कैलाश्री, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, 3 से 10 सालों का ये रोड मैप हो सकता है और हर विभाग को अपना रोड मैप तैयार करना होगा। अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर रोड मैप बनाने के लिए दिए गए हैं? देखिए, 2025 में राज्य को 25 साल पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर 3 साल का समय अभी राज्य सरकार के पास है और ये बहुत ही क्रूशियल समय है क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि हर हाल में राज्य को विकसित राज्य बनाना है। अभी विकासशील है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी कर्ज है राज्य के पास, 60,000 से ज्यादा का कर्जा इस वक्त राज्य डूबा हुआ है कर्जे में और 62,500 करोड़ का जो इस वक्त बजट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर आय कितनी होगी सरकार की, आय के बाद व्यय कितना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरीके से घाटे का बजट था ये लगभग 1700 करोड़ का, तो ये घाटा भी पूरा करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर पूरा करना है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लगातार हम सवालों की बात कर रहे हैं, लगातार हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो इन चुनौतियों से पार पाना है, ये सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसी के परिप्रेक्ष्य में लगातार ये काम हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए इसे चुनौती माना जा सकता है जिस तरीके का यहाँ पर जो कर्ज सरकार पर चढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल चुनौती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये घाटे का बजट था और उस घाटे के बजट को अब किस तरीके से यहाँ पर पूरा किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई संकल्प यहाँ पर लिए हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। सकल घरेलू उत्पाद को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो लघु उद्योग करने वाले हजारों जो लोग हैं, उन लोगों को उससे फायदा होगा। उसके बाद जो निर्यात उत्तराखंड से होता है उस निर्यात को डबल यहाँ पर करना है, क्योंकि अगर मैं कोरोना काल की बात करूं, कोरोना काल में 17,000 करोड़ का निर्यात उत्तराखंड से किया गया था, सिर्फ फार्मा इंडस्ट्रीज का। क्योंकि कोरोना में जो दवाइयों का वितरण था हमारे देश द्वारा, वो कई देशों में यहां पर किया गया और उसका प्रोडक्शन उत्तराखंड में भी हुआ। तो फार्मा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी एवज में इस वक्त सरकार ये चाह रही है कि पर्यटन उद्योग या फिर अन्य चीजों के अलावा फार्मा पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2025 में राज्य को पूरे 25 साल हो जाएंगे, उसको लेकर अभी सरकार के पास 3 साल है। एक तो रोड मैप विभागों को अगले 3 साल का बनाना है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो आने वाले जो 10 साल है, इन 10 सालों के लिए भी विभाग रोड मैप बनाए ताकि जो सरकार का जो फोकस है बिल्कुल क्लियर हो कि हमको क्या करना है और किस तरीके से इन विभागों को विकसित करना है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको देकर निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा दिए गए। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण है वो फोरकास्टिंग की तरह लेकर रखना पड़ेगा सरकार को। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए, और अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां प्रदेश के विकास की रफ्तार को अब सरकार आगे बढ़ाएगी। जीडीपी ग्रोथ के लिए अब सलाहकार रखा जाएगा। अब स्थापना, पर्यटन, औद्योगिकी, नए शहरों के निर्माण पर फोकस होगा।
5 सालों में राज्य की विकास दर को दोगुना किया जाएगा, घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रस्ताव पर नियोजन विभाग काम कर रहा है। तो अब प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है और विकास की रफ्तार को अब सरकार आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। चलिए, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश जी, प्रदेश के विकास के लिए अब सरकार जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रही है और जीडीपी ग्रोथ के लिए, जैसे पहले भी हमने आपसे बात की है यहाँ पर कर्ज को लेकर भी और दृष्टिकोण, आगे के दृष्टिकोण को लेकर भी, लेकिन और उसी के चलते अब जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ के लिए यहाँ पर सलाहकार रखने की बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई औद्योगिक सलाहकारों को रखा जा चुका है पूर्ववर्ती सरकारों में, लेकिन इस वक्त जो सलाहकार रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है उसके पीछे मंशा कुछ और है, क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं है। जीडीपी तो खैर बहुत ही मुख्य एजेंडा होता है किसी भी राज्य का, और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर जीडीपी अगर ग्रोथ करती है तो जाहिर तौर पर जो राज्य की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है, राज्य की सरकार ग्रोथ करती है। राज्य की सरकार अगर ग्रोथ करेगी मीमांसा, तो राज्य ग्रोथ करेगा, राज्य की जनता ग्रोथ करेगी। और अब उत्तराखंड की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी एक सलाहकार को जो नियोजन विभाग है उसने नियुक्त किया था, उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड की सरकार भी कोशिश कर रही है कि नियोजन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि एक ऐसे सलाहकार को यहां पर रखा जाए जो अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर पॉलिसीज बना सके, ताकि राज्य में विकास हो सके, राज्य की जो जीडीपी है वो ग्रो कर सके। क्योंकि जिस तरीके से हम पर्यटन की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, हम अन्य उद्योगों की बात करते हैं, उन तमाम उद्योग जिनका सीधा सरोकार राजस्व से जुड़ा हुआ है, इन राजस्वों बिल्कुल, तो जिस तरीके से 5 सालों में राज्य की विकास दर को यहां पर दोगुना करने की बात सरकार कहती हुई नजर आ रही है और इस पर कार्य भी शुरू किया जा रहा है। घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो कैलाश बिष्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैलाश जी, किस तरीके से अब आगे फोकस यहां पर करती हुई सरकार नजर आएगी? हाँ बिल्कुल मीमांसा, देखिए वाकई में यही फोकस है कि एक इसी चीज को देखते हुए अलग अलग जो क्षेत्र है जहां से राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, राज्य को होती है, और जहां से लगता है कि जीडीपी ग्रोथ कर सकती है, जहां से पैसा आ सकता है, उन तमाम चीजों पर मंथन करने के लिए ही सलाहकार की नियुक्ति की बात सरकार ने की है, जिसको लेकर जो नियोजन विभाग है, नियोजन विभाग एक कदम अब उठाने जा रहा है। और इसको लेकर अब यहाँ पर ढूंढ शुरू हो गई है, चयन करना शुरू हो गया है कि किसको सलाहकार यहाँ पर नियुक्त किया जाए। और ऐसा जरूरी नहीं कि सलाहकार उत्तराखंड से ही होगा, सरकार केंद्र से भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, सलाहकार केंद्र से भी हो सकता है। और इसको लेकर लगातार अब माथापच्ची चल रही है विभाग द्वारा, क्योंकि जो सलाहकार होगा उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास की होगी। उनका जो सामंजस्य होगा यहाँ पर राज्य का जो प्रशासनिक अमला है उनसे होगा, उनका सामंजस्य होगा मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री की टीम से और साथ ही केंद्र की टीम से। क्योंकि सलाहकार का जो मुख्य मकसद होगा वो हर हाल में उन तमाम चीजों को, उन पहलुओं को यहाँ पर ढूंढना होगा, उन नीतियों को यहां पर बनाना होगा जिन नीतियों का अभाव आज तक प्रदेश में देखा जाता है। और वो नीतियां अगर फलीभूत होती हैं, धरातल पर उतरती हैं, तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो ग्रोथ पूरी हो पाएगी, जीडीपी ग्रो कर पाएगी। क्योंकि अभी जो जीडीपी है वो 6 के लगभग यहां पर है, लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि 8% से ऊपर यहां पर जीडीपी जाए, ताकि जो राज्य का विकास की जो दर है वो लगातार बढ़ सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सलाहकार है और वो जीडीपी ग्रोथ के लिए, राज्य के जीडीपी ग्रोथ के लिए यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात सरकार कहती हुई नजर आ रही है, और आपको बता दें कि अब 5 सालों में राज्य के विकास की दर को दोगुना करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए, जिसमें कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों। वहीं सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ समन्वय से कार्य करें। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभागों को 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर धरातल पर क्या कार्य कर सकते हैं और अगले 10 सालों का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए बागवानी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। पौड़ी के सतपुतली में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। बता दें कि ये कार्यशाला 26 जुलाई से 1 अगस्त तक चलाई जाएगी, जिसमें देश के विभिन्न चित्रकार अपनी पेंटिंग के जरिए शहीदों के सम्मान में पेंटिंग बनाएंगे। देश के कोने कोने से सतपुली आए इन चित्रकारों को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा मंच में बुलाकर सम्मानित भी किया। सतपुली में होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय लोगों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। ऑपरेशन विजय जो है इस दिन सफल हुआ था। आज हम सभी अपने जाबाज सैनिकों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और विजय उत्सव के रूप में ऑपरेशन विजय के विजय उत्सव के रूप में इसको हम मना रहे हैं। यहाँ पर ललित कला की तरफ से 31 कलाकार आए हैं जो यहाँ से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि 75 हमारे उत्तराखंड के लोग ऑपरेशन कारगिल के अंदर शहीद हुए थे, तो निश्चित रूप में उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो चित्र हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, उनके बारे में चित्र बनाए जाएंगे। तो अपने आप में ये बड़ी लाइब्रेरी हमारी बनेगी चित्रों। ऋषिकेश में महिला एवं बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या करीब 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कावड़ लेकर सिद्धपीठ वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची। मंत्री ने वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया। गौरतलब है कि मंत्री रेखा आर्या सावन के पवित्र माह में मुझे भी जन्म लेने का अधिकार है संकल्प के साथ संकल्प चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये संकल्प संदेश यात्रा के 4 पड़ाव पार करती हुई मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर चली और अपनी यात्रा का समापन वीरभद्र महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती और भोजन माताएं भी वीरभद्र महादेव के मंदिर दर्शन के लिए पहुंची, जिन्होंने मंत्री की इस यात्रा को लेकर काफी खुशी जाहिर की। सावन का महीना है और सावन के महीने में मैं समझती हूँ कि सबसे पवित्र महीना होता है, शिव का महीना होता है और संजोग से हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिसके लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर कि लैंगिक समानता हमारे प्रदेश में हमारे देश में आए, तो मुझे भी जन्म लेने दो शिव के महामय शक्ति का संकल्प। निश्चित रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उत्तराखंड देवभूमि किसान देवियों की भूमि के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती बनाए तो निश्चित रूप से जितने संख्या बालकों की है उतनी संख्या बालिकाओं की भी दिखाई पड़े। यह ईश्वर से अपने आराध्य देव से प्रार्थना भी है। सितारगंज में सिडकुल रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। वहीं घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। बता दें कि सिडकुल रोड पर 2 मोटरसाइकिल अचानक आमने सामने से भिड़ गई। हाथ में फ्रैक्चर और पैर में फ्रैक्चर है, इसके लिए हम इसे प्राइमरी उपचार की सूचना करेंगे। ये 18 रिसोर्ट निवासी है। एक इसमें सरबजोत सिंह है, इसकी उम्र 25 साल है, ये भी 18 रिसोर्ट निवासी है। इसका उपचार हमारे यहाँ करते हैं और एक्सरे की एडवाइस दी। ये 108 द्वारा लाए गए हैं हमारे यहाँ। ये बाइक से टैंकर में इनका एक्सीडेंट हुआ। देहरादून में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणे के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को माल्यार्पण करने के बाद सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सहित कई कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है उसको दोबारा खोला जा रहा है। हम लोग ये जो आज का सत्याग्रह है इसको जनता को अवेयर करने की नजर में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पे चल रही है। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए एक मृत केस को दोबारा पुनर्जीवित करके जिस तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है, हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। ईडी जिस केस में पूछताछ कर रही है, पूर्व में जो है इस पर क्लीन चिट दी गई है, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस की आवाज लगातार सरकार के विरोध में उठ रही है। इस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं का उत्पीड़न करने का दुस्साहस किया है। इसलिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार की नीतियों और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को दुराग्रह बताया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर सवाल से क्यों डर रहे हैं। भ्रष्टाचार और गबन को लेकर के सवाल तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हैं देश भर में बवाल। आज अगर जो आप साफ हो, आपने गबन नहीं किया है, तो आप क्यों बच रहे हो सवालों से? आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। और ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आज दुराग्रह कर रही है, उसको देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि सवालों से बचने के लिए, अपने जवाब न देना पड़े उससे बचने के लिए देश के अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति, दुराग्रह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देश की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर दिन 10 से 12 हजार भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदार नगरी में भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। अब तक 9,41,794 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों को बारिश, भूस्खलन, ठंड आदि का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यात्रियों के हौसले बुलंद हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीते रोज व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता कर सेल्स टैक्स विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई, जिसमें जसपुर व्यापार मंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष के मुताबिक जीएसटी के अधिकारियों द्वारा सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के लिए व्यापार मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं अगर ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो जीएसटी विभाग का पुतला दहन किया जाएगा और बंद का आह्वान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। ये इस संबंध में दिया है कि जो जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, सर्वे के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज व्यापारियों के अंदर रोष भी है और भय का माहौल भी है। हम व्यापार मंडल पूरा जसपुर ना हम उनको उत्पीड़ित होने देंगे और ना ही उनको हम परेशान होने देंगे। आज हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर वो इसका संज्ञान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो हम परसों को जीएसटी का पुतला दहन करेंगे और प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान करेंगे। मंडल ने मुझे ज्ञापन दिया हुआ है जिसमें कि जीएसटी सर्वे को बंद करवाने की मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी मैंने ज्ञापन लिया है और मैं इसको आज ही जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगी और उसके बाद वो जहाँ पर है वहाँ चला जाएगा और उम्मीद है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।